बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे नापाक ड्रोन साजिश की, जिसके जरिए जम्मू में बड़ी तबाही की तैयारी थी। सबसे बड़ी बात कि इस ड्रोन अटैक में तुर्की कनेक्शन भी सामने आ रहा है। वहीं मिलवाएंगे एलओसी के उन गांवों के लोगों से जो पाकिस्तान की लाइसेंसी आतंकी टीम यानी BAT की बर्बरता के शिकार हुए हैं। और फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां एक बार फिर से शैतान राज की आहट सुनाई देने लगी है, जहां तालिबान ने 15 साल के ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट तैयार करने का फरमान सुनाया है। आखिर ये फरमान क्यों सुनाया गया है, विस्तार से जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। 26 से 27 जून की रात जम्मू के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक की तहकीकात में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तबाही की साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सरहद पार बैठे आतंकियों जम्मू कश्मीर में बड़ी प्लानिंग की तबाही कर रहे थे। इस जांच में सबसे अहम बात सामने आई है, वो ये है कि पाक सेना को तुर्की ने ड्रोन हमले की तकनीकी ट्रेनिंग दी थी। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन हमले पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। जम्मू में एक दिन में 2 धमाकों का था प्लान। टारगेट पे थे एयरपोर्ट स्टेशन और भीड़ भाड़ वाला इलाका। इमरान की कातिल ब्रिगेड। छब्बीस 27 जून की दरमियानी रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक की तफ्तीश अभी जारी है और तहकीकात के दौरान जांच एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत और सुराग लगे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आतंक की साजिश को बहुत सोच समझकर अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और आज हम आपके सामने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक साफ हो गया था कि ये ग्रेनेड हमला नहीं था, बल्कि जिस किसी ने भी इस हमले की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो कोई शातिर दिमाग है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमले की जांच को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। NIA की टीम ने अपनी तफ्तीश शुरू की और धमाके की साजिश के उस सिरे तक पहुंच गई जो साफ तौर पर यह इशारा कर रही है कि यह ड्रोन अटैक पाकिस्तान की टेक वॉर यानी तकनीकी जंग की शुरुआत हो सकती है। ड्रोन हालांकि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना आसान भी नहीं है कि सड़क का बैठा हर बच्चा उसे ऑपरेट कर पाए। इस तरह की जो एक नई पहल टेररिस्ट ने मेरे ख्याल पाकिस्तान के मदद से करी है, ये बहुत गंभीर रूप से लिए जानी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। संदीप बोल की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक दरअसल आतंकियों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में दोनों ड्रोन में अलग अलग तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया था और ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। दरअसल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से बम धमाके कराने की साजिश को 2 चरणों में पूरा करने का प्लान था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रात को लगभग 1:40 पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 2 ड्रोन की आवाज सुनी। इसके थोड़ी ही देर बाद टेक्निकल एरिया में एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की छत पर हुआ और इमारत की छत पर एक बड़ा छेद हो गया। बिल्डिंग की छत पर ब्लास्ट कराना साजिश का पहला चरण था। दूसरे चरण में इस छेद के जरिए इमारत के अंदर ब्लास्ट का प्लान था, लेकिन 6 मिनट बाद
दूसरा ब्लास्ट ग्राउंड एरिया में बिल्डिंग के पीछे हुआ। इस ड्रोन में लगे विस्फोटक में स्प्लिंटर आईईडी लगा था, यानी अगर ये आईईडी इमारत के अंदर फटता तो ज्यादा नुकसान होता। जांच में ये बात साफ हो गई कि इस हमले में पाकिस्तान का सीधा हाथ है। आतंकी अमूमन इस तरह ड्रोन से अटैक नहीं करते, क्योंकि मौके से मिले ड्रोन के टुकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन से हमला किया गया, उसकी तैयारी काफी दिनों पहले से ही की जा रही थी। हालांकि अभी इस हमले के पीछे की वजह की जांच जो है वो जारी है, लेकिन जांच एजेंसियों को जिस तरीके की जानकारी मिली है वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि जो 2 ड्रोन उस हमले के लिए भेजे गए थे, पहले ड्रोन में एक ऐसा आईडी लगा हुआ था जो कि किसी भी छत को पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता था, और दूसरे ड्रोन को प्लान किया गया था कि उसी छेद जिसको पहले ड्रोन ने छेद किया था उसके जरिए जो है एक्सप्लोजिव नीचे गिराया जाए। क्योंकि पहले ड्रोन में स्प्लिंटर्स नहीं मिले थे, दूसरे ड्रोन में स्प्लिंटर्स थे, तो इसका मतलब साफ है कि वो लोग किसी एक ऐसी बिल्डिंग को निशाना बनाने वाले थे जो कि पूरी तरीके से उस एयरफोर्स स्टेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो। संदीप बोल की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमले की जांच कर रही एजेंसियों का मानना है कि इस हमले का असल टारगेट जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। पहला ड्रोन छत पर इसलिए गिराया गया ताकि धमाके के बाद वहां लोग इकट्ठा हों। उसके थोड़ी देर बाद दूसरे ड्रोन से स्प्लिंटर वाला आईईडी ब्लास्ट कराया जाए। दूसरे धमाके से एटीसी टावर के उपकरण भी नष्ट होते और ज्यादा लोग भी मारे जा सकते थे। सूत्रों के मुताबिक प्लानिंग तो फुल प्रूफ थी, लेकिन एटीसी टावर की लोकेशन के सही कोऑर्डिनेट न मिलने की वजह से ये ड्रोन एटीसी टावर तक नहीं पहुंच पाए। जांच एजेंसियां ये मान रही हैं कि हो ना हो उनके निशाने पे एटीसी टावर भी हो सकता है, क्योंकि अगर एटीसी टावर को नुकसान पहुंचाया जाता तो जम्मू में एयरफोर्स के सारे ऑपरेशंस या फिर सिविल ऑपरेशंस जो है वो बंद हो जाते। तो फिलहाल यही जांच एजेंसियां जो है इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर इस तरीके की तकनीक को पाकिस्तान और पाकिस्तान की आतंकियों को आखिर दी किसने। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की साजिश इस ड्रोन अटैक से पूरी होनी थी। दरअसल पाकिस्तान के गुर्गों ने जम्मू को दहलाने की बहुत गहरी और खतरनाक साजिश रची थी। दरअसल 27 जून को ही सुरक्षा बल ने एक आतंकी को 5 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़ा था। उससे पूछताछ करने पर यह सच सामने आया था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं ने एक ही दिन में जम्मू में 2 बड़े धमाके करने की साजिश बनाई थी, और साजिश के तहत दूसरे धमाके को जम्मू के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया जाना था। ड्रोन अटैक एक चीज बड़ा क्लैरिटी के साथ प्रूव करता है, टेररिस्ट इस समय बहुत ही बौखलाया हुआ है, डेस्परेट है, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन जेएनके में आ रहा है, जेएनके की पब्लिक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ बढ़ रही है, ये सब टेररिज्म के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रोन के जरिए इस तरह किसी संवेदनशील जगह को टारगेट करने की कोशिश करने की तकनीक आखिर आतंकियों को किसने दी। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि इस तकनीक के पीछे पाकिस्तान का तुर्की कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि छोटे ड्रोन के जरिए इस तरह किसी जगह को निशाना बनाने का प्रयोग सबसे पहले तुर्की ने सीरिया में किया था। इसलिए जांच एजेंसियों को शक है कि हो न हो जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की तकनीक पाकिस्तान सेना को तुर्की ने दी हो और उसके बाद उन्होंने आतंकियों को इस हमले के लिए ट्रेनिंग दी हो। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए किए गए हमलों के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर इस तरीके की तकनीक पाकिस्तान के पास आई तो आई कैसे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपको यहाँ ये बात बताने वाला है कि ये तकनीक किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान का नया बना दोस्त टर्की की है। टर्की लगातार पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौतों को आगे बढ़ा रहा है। चीन तो उसकी मदद करता ही है, लेकिन जिस तरीके का स्ट्राइक
ड्रोन के जरिए किया गया उसकी शुरुआत टर्की ने की थी। जांच एजेंसियों को यकीन है कि वो जल्द ही जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के असली गुनहगारों के चेहरे बेनकाब कर देगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पाकिस्तान की लाइसेंसी आतंकी टीम यानी बीएटी इमरान का ये कातिल ब्रिगेड बॉर्डर के पास बेगुनाहों और मासूमों को अपना निशाना बनाता है। न्यूज 18 की टीम ने एलओसी के एक गांव पहुंची और ऐसे कई लोगों से बातचीत की जो बीएटी की बर्बरता के शिकार हो चुके हैं। कैमरे के सामने आकर इन लोगों ने जो आप बीती सुनाई, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीवी पर पहली बार सामने आई इमरान की कातिल टोली के चश्मदीद। पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के दिए थे। किस्सा पाकिस्तान की कायर टोली का। एलओसी के गांव में बैट की बर्बरता का डर। रास्ते में वहाँ बैट एक्शन वाले अपना घात लगा के बैठे हुए थे। बैट के डर से सहमा बॉर्डर का बचपन। जब शेलिंग होती है हम यहाँ से बैंकर में जाते हैं। भारत के पुंछ सेक्टर का ये आखिरी गांव है कोशालियान गांव। इस गांव की जमीन का एक सिरा पाकिस्तान की हद को छूता है। हरे पहाड़ों के साए में बसे इस गांव में लोगों के साथ साथ एक अनजान डर भी रहता है। जो लोग शहरों में बैठे हैं उनको क्या पता है बॉर्डर किसको बोलते हैं। वो तो उन्होंने नाम सुना है कि बॉर्डर किसको कहते हैं। बॉर्डर हमको पता है या फौज हमारी को पता है कि बॉर्डर किसको कहते हैं। गांव वालों की आंखों में बसा ये डर है पाकिस्तान की उस खतरनाक टोली बैट का, जिसके किस्सों को सुनकर किसी के भी आंसू निकल आए। लड़ो तो फौज के सामने आके लड़ो तब बात है। तो सिविलन बेचारे के पास तो एक लाठी भी नहीं है, तो उसको ऐसा मारना, उसका गर्दन लेके जाना, ये तो इंसानियत नहीं है ना। ये तो एक दरिंदा भी ऐसे नहीं करता है। न्यूज 18 की टीम ने इस गांव तक पहुंचकर पहली बार इमरान खान की सेना की उस कातिल टोली की हकीकत दुनिया के सामने लाने का हौसला दिखाया है। पाकिस्तानी फौज और उनके आतंकियों की बर्बरता की कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो कि अगर कोई सुनेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की सेना का वो खास दस्ता जिसे जनरल बाजवा ने खास तौर पर इस एलओसी के लिए ही तैयार किया है ताकि उसकी आड़ में आतंकी साजिशों को सरहद पार करवाई जा सके। एलओसी के इस गांव के लोगों से बेहतर ही शायद कोई पाकिस्तान की उस बर्बर टोली यानी बैट की सच्चाई बयां कर सके। पोस्ट में सामान लेके जा रहे थे, हम अचानक ऐसे ही अपने चल रहे थे। आज के पहले हमारे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ हमला हमारे ऊपर। ये सुफीना है जिसे अपने 3 बच्चों के साथ अपने शौहर की वापसी का इंतजार तो है, लेकिन वो जानती है कि वो अब कभी नहीं आएगा। सुफीना का ताल्लुक गांव के उस परिवार से है जो पिछली कई पीढ़ियों से हिंदुस्तानी सेना का साथ देता आया है और यही लोग अक्सर बैट के निशाने पर होते हैं। हमको 11 बजे पता लगा ऐसा काम उनके साथ हो गया। सामान ठाक ले जा रहे थे, फौज के साथ काम करते थे, तो आगे पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के दिए थे। गर्दन वापस नहीं आई? नहीं, ये बहुत दुख है हमको, उनकी शक्ल हमने नहीं देखी। जिस हमले में बैट के जालिम सिपाही हिंदुस्तान की सेना के पोर्टर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसका सर काट कर ले गए थे, उस वारदात का चश्मदीद है शौकत। पूरे 10 बंदे थे हम, जब काम पे जा रहे थे सुबह 8 बजे, 10 जनवरी 2020 की बात है ये। तो रास्ते में वहाँ बैट एक्शन वाले अपना घात लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। जब तो आईडी ब्लास्ट किया तो हम 3 बंदे गिर गए, बाकी वहाँ थोड़े अगल बगल दूर थे, छुप गए। तो
उन्होंने गोली मार दिया, हमारे 2 बंदे डेथ हो गए, 2 में से उसकी एक की गर्दन काट के ले गए, वो मेरी टांग में गोली मार दिया, हमको जख्मी कर दिया उन्होंने। इस गांव के कदम कदम पर ऐसे किस्सों की भरमार है जिनमें इमरान खान की उस कातिल टोली के जुल्म और सितम का कच्चा चिट्ठा मौजूद है, क्योंकि अक्सर बैठ के कमांडो गांव के सीधे साधे और निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। बच्चे भी देखो आपके सामने, देखो बच्चे 2 वो जान गवा बैठे, अब उनका कोई सहारा नहीं है, उनका जिंदगी अभी बाकी था, वो हमको संभालते हैं, लेकिन उनको बच्चों को हमने संभालना है। कम से कम जो ये हमारा इलाका है इसके बीच 2,000 3,000 गोला गिरता था पूरे साल भर में। हाँ, नहीं पूरे साल में तो ज्यादा, एक बार जब एक बार गोला गिरता था 2,000 से कम इतना गोला गिरता था। दरअसल कोशालियान गांव पाकिस्तान की हद से बेहद नजदीक होने की वजह से उसकी सेना की फायरिंग रेंज में आता है और अक्सर यहाँ पाकिस्तान की तोप के गोले गिरते हैं और जब फायरिंग होती है तो यहाँ के लोगों के सर पर मौत मंडराने लगती है। पाकिस्तान का चेहरा है और इसका सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो कि बॉर्डर के आसपास के गांव में रहते हैं, फौज के साथ जो है वो लगातार काम करते हैं। तो ऐसे में इनका सीधा यही कहना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और भारत की तरफ से भारतीय सेना इस काम को बखूबी अंजाम भी दे रही है। भारतीय सेना को इस गांव और यहाँ के लोगों की सच्चाई का अंदाजा है, लिहाजा सेना ने गांव वालों को महफूज ठिकाना मुहैया करवाया है और एक मजबूत बंकर बनाया जिसमें पाकिस्तान की नापाक हरकतों के वक्त ये लोग पनाह ले सकें। एलओसी पर जब भी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से तो बचने के लिए बहुत कम समय होता है गांव के लोगों के पास, लिहाजा भारतीय सेना ने इस तरीके के बंकर तैयार किए हैं। इनको कम्युनिटी बंकर कहा जाता है, यानी कि जब भी फायरिंग होती है, शेलिंग होती है तो इन्हीं बंकर के अंदर पूरी कम्युनिटी मतलब कि पूरे ग्रुप जो हैं इसमें आराम से बैठ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं जब फायरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है और इसकी चौड़ाई, आप दीवारों की चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चौड़ाई है, यानी कि तकरीबन 10 इंच से ज़्यादा की तो ये दीवार है और ठोस कंक्रीट है, उतना ही मोटा जो है इसका छत भी है। खुद गांव के लोग मानते हैं कि सेना के इस कदम ने उन पर मंडरा रहे मौत के खौफ को कुछ हद तक कम कर दिया है। हमारी जो जिंदगी को ये बैंकर जो है बचाता है, जब फायर होता है तो हम आके इसमें सब लोग मिलके घुस जाते हैं। तो जिन्होंने ये बैंकर दिया हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छी हो रही है सर, बैंकर कम बने सर, कम बड़े बैंकर, 1-2 घर गए, 1 बैंकर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का बैट दस्ता खतरनाक है, जिसके सैनिकों को पाकिस्तान का लाइसेंसी आतंकवादी भी कहा जाता है। कहने को तो बैट को आईएसआई ने सीमा की रखवाली के लिए तैयार किया, लेकिन इस खूनी दस्ते का एक ही मकसद है, भारत में आतंक फैलाना। और वो आतंक कितना खतरनाक है इन मासूम चेहरों पर छाई उदासी बेबस नजरों में साफ नजर आ जाता है। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां एक बार फिर शैतान राज की आहट सुनाई देने लगी है। आतंक और खौफ की दहशत कायम करने को बेताब तालिबान भले ही अभी तक अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया हो, लेकिन उन्होंने दहशत भरे फरमान जारी करने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि तालिबानियों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट तैयार करने का फरमान सुनाया है, ताकि इनकी शादी तालिबान लड़कों से कराई जा सके। ये है तालिबान के शैतानी राज की वापसी। जहां न औरतें महफूज हैं, न उनके परिवार। जहां तैयार हो रही है दुल्हनों की लिस्ट। जहां बंदूकों वाले शैतान फिर पहनेंगे सेहरा। जहां फिर अकेले घर से निकलने पर औरतों को मार दी जाएगी गोली। अफगानिस्तान फिर उसी अंधेरे में गिरफ्तार हो रहा है, फिर वही वहशी राज कायम हो रहा है, वही दहशत
वही बंदिशें, वही जिल्लत और वही नंगा नाच। फिर लौट रहा है तालिबान का शैतानी राज। अफगानिस्तान में खौफ और जुल्मों की वही दास्तां फिर शुरू हो गई जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। तालिबान के आतंकियों ने अपने घिनौने इरादे की पूरी लिस्ट तैयार की है और वो लिस्ट इमामों के जरिए अफगानिस्तान के उन इलाकों में पहुंचाई जा रही है जहां तालिबान के आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। इन आतंकियों की लिस्ट में जो कुछ लिखा है उसे जानकर दुनिया हैरान रह गई। तालिबान के आतंकियों ने अपना खौफनाक फरमान जारी करते हुए कहा है कि उनके कब्जे वाले इलाकों में 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपी जाए ताकि उनकी शादी तालिबान लड़ाकों से कर दी जाए। कि तालिबान में एक गुट नहीं है, बहुत से गुट हैं। इसमें कुछ गुट बहुत ही सख्त धार्मिक तरीके से धर्म को वो लड़कियों को किसी किस्म की आज़ादी की इजाज़त नहीं देते। और इन्होंने पहले भी बहुत सी लड़कियों को बंदी तक बना लिया था। फिर उसके अलावा बहुतों के घरों में ये घर में घुस जाते हैं। फिर वहाँ अगर इनको कोई लड़की दिखाई देती है तो कहते हैं उससे मैं शादी करो। फिर उसके बाद कुछ दिन शादी चलती है, छोड़ के चले जाते हैं, तलाक दे देंगे, फिर दूसरी लड़की को